सुबह के ठीक 7 बज रहे थे। कुलदीप जी के घर में हमेशा की तरह चहल पहल और भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक बेडरूम से पूर्णिमा जी के जोर जोर से खांसने की आवाज आने लगी। खांसी इतनी तेज थी कि पूरा घर चिंता में पड़ गया। इससे पहले कि कुलदीप जी या दोनों भाई अपने कमरों से निकलकर कुछ करते, मनु रसोई से दौड़ती हुई आई। उसके एक हाथ में गुनगुने पानी का ग्लास था और दूसरे हाथ में अदरक, लौंग और तुलसी का गरम गरम काढ़ा। मम्मी आप बैठो, जरा भी हिलना मत। ये पानी धीरे धीरे घूंट घूंट करके पियो और फिर ये काढ़ा पूरा खत्म करना। मैंने इसमें मुलेठी भी डाली है, गला तुरंत साफ हो जाएगा। कितनी ज्यादा खांसी आ रही है आपको? अरे मन्नू बेटा, तू तो रसोई में नाश्ता बना रही थी ना, इतनी जल्दी काढ़ा भी बना लिया? मम्मी मुझे आपकी खांसी की आवाज दूर रसोई तक सुनाई दे गई थी। अब आप चुपचाप इसे पियो, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे मन्नू बेटा, मेरा चश्मा और आज का पेपर कहीं नहीं दिख रहा मुझे। आज कोर्ट के काम से जरा जल्दी निकलना था। पापा, चश्मा आपकी कुर्ते की जेब में ही लगा हुआ है और पेपर मैंने आपकी चाय के कप के पास मेज पर सजा कर रख दिया है। और हाँ, आपका पसंदीदा पोहा और नाश्ता भी मेज पर तैयार है। मनु यार, वो मेरी नीली वाली कोर्ट वाली फाइल कहाँ है? मुझे कल रात से नहीं मिल रही। हाँ, सारी जिंदगी मुझसे ही मांगते रहना, खुद मत रखना कुछ संभाल कर। अरे तुम ना हो तो इस घर का क्या हो मनु, सच में। हाँ दीदी, इस घर की असली जान तो आप ही हैं। बेटा मन्नू, तू जब 1 महीने बाद अपने ससुराल चली जाएगी तब हम सबका इतना ख्याल कौन रखेगा? तू तो मेरे पूरे घर को एक पैर पर चलाती है। तेरे बिना तो ये घर सुना हो जाएगा। पापा, आप भी कैसी बातें करते हो? मैं भले ही शादी करके ससुराल चली जाऊंगी, पर मैं आप सबका ख्याल ऐसे ही रखूंगी। दूरी से क्या फर्क पड़ता है? मैं रोज सुबह फोन करके पूछूंगी आपका हाल। नहीं बेटा, तू कैसे ख्याल रख पाएगी? बेटियां तो पराया धन होती है। जब तू किसी और के घर की हो जाएगी तो फिर इस घर पर तेरा वो हक कहाँ रह जाएगा जो आज है। कल को तेरे भाइयों के घर बसेंगे और वैसे भी तेरे पास ससुराल की 100 जिम्मेदारी होगी, फिर कहाँ याद आएगी माँ पापा की। मम्मी, अब ये कैसी अजीब और पुरानी बातें कर रही हो? मेरा हक हमेशा इस घर पर सबसे पहले रहेगा। आखिर मैं इस घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ ना। चाहे मेरी शादी हो जाए या मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, मैं आपको नहीं भूलने वाली। मन्नू की ये बात सुनकर कुलदीप जी, पूर्णिमा जी और दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। पूरे परिवार ने मन्नू को गले लगा लिया। ठीक 1 महीने बाद बहुत धूमधाम, बाजे गाजे और शहनाइयों की गूंज के साथ मन्नू की शादी शशांक से हो गई। विदाई के वक्त कुलदीप जी बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोए। मन्नू अपने नए घर यानी अपने ससुराल पहुंची। उसकी सास कुसुमा जी थोड़ी सख्त मिजाज महिला थी, लेकिन घर के कायदे कानूनों को मानने वाली थी। ससुराल में सब कुछ नया था, लेकिन मनु सबका दिल जीतने में लगी थी। एक दिन पापा ने इतने बड़े फंक्शन में पुराने चप्पल पहन रखे हैं, उनके नए चमड़े वाले जूते कहाँ गए? और उन्होंने कहा था कि वे नए जूते खरीद लेंगे। हेलो मम्मी, नमस्ते। मैंने ग्रुप पर फोटो देखी, पापा ने शादी के फंक्शन में चप्पल क्यों पहन रखे हैं? उनके वो काले वाले जूते कहाँ हैं? अरे मन्नू बेटा, तेरे पापा के वो जूते आगे से थोड़े कट गए थे। मैंने कहा भी बाजार जाकर नया ले आओ, पर तेरे पापा बोला कि अरे छोड़ो पूर्णिमा, अब बेटियों की शादी में इतना खर्चा हो गया है, फालतू खर्चा कौन करे, चप्पल से काम चला लेंगे। और तू तो जानती है तेरे पापा का स्वभाव। पापा भी ना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते अपना। मनु ने बिना कुछ कहे फोन रखा। उसने तुरंत अपनी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोली, पापा के पैर का सही नाप डाला और आरामदायक चमड़े के जूते ऑर्डर करके सीधे अपने मायके के पते पर डिलीवर करवा दिया। 2 दिन बाद कुरियर मिलने पर कुलदीप जी बहुत भावुक हो गए और उन्होंने मनु को वीडियो कॉल किया। अरे बेटा मनु, तो दूर होकर भी मेरा इतना ध्यान रखती है। मुझे तो याद भी नहीं था कि मुझे जूतों की जरूरत थी। तूने बिना कहे ही सब समझ लिया। मैंने शादी से पहले कहा था ना, मैं जहां भी रहूं आपका ध्यान रखना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। आप बस इन जूतों को पहनो और घूमना फिरना शुरू करो। तेरी बेटी तो सच में लक्ष्मी है। तो भाई मन्नू के मायके ससुराल सब अच्छा चल रहा था। समय बीतता गया। लगभग 1 साल बाद कुलदीप जी के घर में एक साथ 2 खुशियां आई। बड़े बेटे धीरज की शादी राधा से हुई और छोटे बेटे अमित की शादी रचना के साथ। राधा स्वभाव से शांत, समझदार और बेहद सुलझी हुई थी, जबकि रचना चुलबुली, मॉडर्न और थोड़ी ड्रामा क्वीन थी। मनु भी अपने दोनों भाइयों की शादी में बहुत खुश थी। उसने शादी के हर फंक्शन में जमकर डांस किया और दोनों भाभियों का दिल से स्वागत किया। लेकिन महिला संगीत के दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। मनु की सहेली कामिनी मनु का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे एक साइड में ले गई। मनु यार, तेरी हालत देखकर मुझे सच में बड़ा तरस आ रहा है। तरस? क्यों कामिनी, क्या हुआ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों भाइयों के घर बस गए, घर में 2 भाभियां आ गई हैं। तू सीधी है ना, इसलिए तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख मनु, पहले तू इस घर की बॉस थी, राजकुमारी थी। तेरे पापा तेरी बात कभी नहीं टालते थे, ताले की चाबी तेरे पास रहती थी। पर अब देख ना, अब सब कुछ बदल जाएगा।
अब इस घर में 2-2 भाभियां आ गई है। अब तेरे पापा मम्मी का सारा प्यार उन पर लुटेगा, चाबियां उनके पास होगी और तू किनारे करती जाएगी। अरे नहीं कामिनी, तू गलत सोच रही है। भाभी तो घर की लक्ष्मी होती है, उनके आने से तो खुशियां और प्यार बढ़ता है। बहुत भोली है तू मनु, दुनिया बहुत चालाक है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अपनी इज्जत इंसान के खुद के हाथ में होती है। अब तू पहले की तरह यहाँ आकर हुक्म मत चलाना, जरा अपने आप को समेट कर रहना सीख ले, वरना भाभिया तुझे देखकर दूर भागेगी कि ननद जी आते ही पूरे घर पर हक जताने लगती है। जस सच में ऐसा होता है कामिनी? देख ना, मेरा हाल ही देख ले। जब तक मेरी भाभी नहीं आई थी, मैं मायके जाती थी तो रात के 2 बजे भी जो चाहे खाती थी पीती थी, पर अब तो रसोई में खाना लेने जाने में भी मुझे शर्म आती है। मुझे संकोच होता है, भाभी क्या सोचेंगी, बना के रखा और आ गई मैडम खाने। आखिर अब घर पर पहला हक तो भाभी का हो गया ना। पापा कोई सामान लाते हैं तो पहले भाभी पसंद करती है, इसलिए मैंने तो अब मायके जाना ही लगभग कम कर दिया है। क्यों उनके जीवन में दखल देना भाई? कामिनी की ये बातें मनु के दिल और दिमाग पर किसी गहरे जहर की तरह असर कर गई। मनु जो अब तक बहुत बेफिक्र और बिंदास थी, अचानक से ओवर थिंकिंग करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भाभियों की नजर में उसकी इज्जत कम हो जाए। शादी के बाद पहली बार मनु राखी के त्योहार पर अपने मायके आई थी। उसके दिमाग में अपनी सहेली कामिनी की बातें लगातार गूंज रही थी। इसी वजह से मनु बेहद शांत और संकोची बनकर रह रही थी। वो अपनी हर इच्छा को दबा रही थी। कुछ दिन बाद, दीदी ये देखिए सेल लगी थी, मैं 3 सूट ले आया आप तीनों के लिए, जो पसंद हो आप ले लो, फिर भाभी भी ले लेगी। अच्छा, अब तू लेडीज कपड़े भी लाने लगा, दिखा तू। सूट बहुत सुंदर थे। मनु का मन भी किया कि वो ले ले, पर तभी उसे कामिनी की बात याद आई और उसने मन मारते हुए कहा, तू एक काम करना, पहले रचना और भाभी को दे दे, फिर मैं ले लूंगी। इतना कहकर मनु फोन में कुछ देखते हुए वहां से चली गई, पर अंदर जाकर रो दी, ये सोचकर कि सब कितना बदल गया है। अपने ही भाई से दिल की बात भी नहीं कह पाई। मन पहले ही दुखी था, तभी एक कांड और हो गया। उसी शाम कुलदीप जी बाजार से एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आते हैं और मेज पर रखते हैं। अरे मन्नू बेटा, जरा इधर तो आ, देख मैं तेरे लिए बाजार से क्या लाया हूँ। मुझे पता है जब भी तुम मायके आती है, तेरी सबसे पहली पसंद हमेशा से काजू कतली रही है। तू तो इसके लिए बचपन में अमित और धीरज से मारा मारी भी कर लेती थी। ले, पूरा डिब्बा तेरा ही है, जी भर कर खा ले। अंदर ही अंदर काजू कतली देखकर वो बहुत ललचाती है। उसका मन करता है कि पूरा डिब्बा उठाकर खा जाए, पर कामिनी की बातें याद आते ही संकोच के मारे अपने हाथ पीछे खींच लेती है। अरे नहीं नहीं पापा, आप भी ना पहले राधा भाभी और रचना को लेने दीजिए ना। अब मैं वैसी थोड़ी ना हूँ कि आते ही सबसे पहले खुद ही डिब्बा उठाकर खाने लगूं। वैसे भी ना अब मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, देख लो ना कितनी मोटी होती जा रही हूँ। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? आपका घर है, आपकी पसंदीदा काजू कतली है, इसमें संकोच कैसा? आप सबसे बड़ी हैं, पहला पीस तो आप ही खाएंगे, एक दिन में कोई मोटा नहीं होता। हाँ दीदी, सब आपका ही है, आप पहले क्यों नहीं खा सकती? हम तो बाद में खा लेंगे। नहीं भाभी, आप लोग ले लीजिए ना, आप लोग घर की बहू है, पहला हक आपका है। और पापा काजू कतली क्यों, आप भाभी से पूछे और उनकी पसंद का कुछ ले आते। राधा और रचना एक दूसरे को देखने लगती है। उन्हें मनु का ये बदला हुआ स्वभाव बहुत अजीब लगता है, पर वो ध्यान नहीं देती। दिन भर मनु ने संकोच के मारे खुद को रोक कर रखा। बाहर से तो वो बहुत फॉर्मल बन रही थी, लेकिन काजू कतली की दीवानगी उसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह हावी थी। रात के 12 बज चुके थे, सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। तभी मनु का संकोच उसकी क्रेविंग के आगे हार गया। रसोई में अंधेरा था, पर मनु दबे पांव जासूसों की तरह टॉर्च जलाकर रसोई में गई, फ्रिज खोला और काजू कतली का डिब्बा निकाल लिया। हे भगवान, पूरे दिन से तरस रही थी। अगर दिन में सबके सामने खाती तो भाभियां सोचती कि नाना जी आते ही मिठाई पर टूट पड़ी। उनके सामने कैसे जी भर कर खाती। अब चुपचाप 6-7 पीस खा लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मन्नू जैसे ही डिब्बे से एक बड़ी सी काजू कतली उठाकर अपने मुंह में डालने वाली थी कि अचानक रसोई की मेन लाइट ऑन हो जाती है। सामने रचना हाथ में बेलन लिए और पीछे राधा खड़ी थी। कौन है वहां, चोर है क्या? अरे दीदी आप। डर के मारे मनु जोर से उछल पड़ती है, हाथ से काजू कतली छूटकर नीचे गिर जाती है और वो हकलाने लगी। अरे भाभी, आप लोग जगी हुए हो, मैं तो बस यहाँ। दीदी, आप रात के 12 बजे अंधेरे में रसोई में क्या कर रही है, और आपके हाथ में ये डिब्बा? वो भाभी, दरअसल मैंने रसोई में एक बहुत बड़ा चूहा देख लिया था। मतलब हाँ, बहुत बड़ा चूहा। तो मैं देखने आई कहीं वो पापा की लाई हुई काजू कतली के डिब्बे में ना घुस जाए, तो मैं ना बस डिब्बा चेक कर रही थी। अच्छा, चूहा? दीदी, वो चूहा आपके हाथ में काजू कतली पकड़ा कर भाग गया। दीदी, आपकी पसंदीदा काजू कतली है, अगर आपका खाने का मन था तो आप दोपहर में ही खा लेती, पापा आपके लिए तो लाए थे।
नहीं भाभी, वो मुझे संकोच हो रहा था कि अब आप दोनों आ गई हो तो मैं कैसे हक जताऊं, अच्छा नहीं लगता। जो खाना होता है मैं ससुराल में मंगवा तो लेती हूँ, अब ये घर आपका है ना। अरे दीदी, आप भी ना अपनी ही मायके में अपनी ही पसंदीदा चीज खाने में कोई संकोच करता है क्या? मनु शर्म और झिझक के मारे काजू कतली का डिब्बा वहीं स्लैब पर छोड़कर अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन। माँ जी, ये दीदी क्या हमेशा से ऐसी है या अभी ऐसे बिहेव कर रही है? कुछ हुआ है क्या बेटा? माँ जी, आपने ध्यान नहीं दिया शायद, लेकिन दीदी आजकल कुछ उलझी हुई सी नजर आती हैं। उनसे कोई सलाह मांगो तो कहती है हम आपस में डिसाइड कर लें। कल मैंने उनसे आपके लिए साड़ी पसंद करने को कहा तो कहने लगी वो क्या बताए, हम देख ले जो करना है। क्या हमसे कोई नाराजगी है उनकी? अरे बेटा, ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं है, बाकी थोड़ी कटी कटी सी तो मुझे भी लग रही है। दोपहर के समय कुलदीप जी, धीरज और अमित किसी जरूरी काम से बाजार गए हुए थे। पूर्णिमा जी पड़ोस में किसी के यहाँ गई थी। मनु अपने कमरे में बैठी हुई थी और वापस अपने ससुराल जाने के लिए कपड़े बैग में डाल रही थी। तभी उसे भाभियों के कमरे से दबी दबी आवाजें आई। मनु उत्सुकता और डर के मारे दरवाजे के पास गई और छुपकर सुनने लगी। कमरे के अंदर राधा और रचना बैठी थी और उनके हाथ में कुछ सरकारी कागजात और एक बड़ी सी स्टील की चाबी थी। राधा दी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। धीरज और अमित के आने से पहले हमें ये सारे कागज और ये चाबी अच्छी तरह छुपा देनी होगी। अगर दीदी को इस कागज के बारे में पता चल गया तो घर में बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा। हाँ रचना, पापा जी ने तो साफ साफ बोल दिया है, इस पर पहला हक तो मनु दीदी का ही है, लेकिन हमें अपना काम बहुत चुपचाप और होशियारी से करना होगा। दीदी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो कभी नहीं मानेंगी। हे भगवान, कामिनी बिल्कुल सही कह रही थी। मेरी भाभियां मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। वो पापा से छुपकर घर संपत्ति के कागज और तिजोरी की चाबी अपने कब्जे में कर रही है। वो चाहती है कि मेरा नाम इस घर से मिट जाए। ये सुनकर मनु का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है और तुरंत अपने पति शशांक को फोन मिलाती है। शशांक, मुझे अभी यहाँ आकर ले जाओ। इस घर में अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मेरी भाभियां सब कुछ हड़प रही है और मुझे पराया कर रही है। मनु, तुम शांत हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम रुको, मैं अभी गाड़ी लेकर पहुंचता हूँ। शाम के ठीक 5 बज चुके थे। कुलदीप जी, पूर्णिमा जी, धीरज और अमित बाजार से वापस आ चुके थे। मनु अपना सामान पैक करके बैग के साथ हॉल में बैठी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। शशांक भी चिंता में वहां पहुंच चुका था। अरे मनु बेटा, क्या हुआ? तो रो क्यों रही है और ये बैग लेकर कहाँ जाने की तैयारी है? अभी तो तू आई थी। पापा, मेरा इस घर में रहना ठीक नहीं है। मैं तो पराया धन हूं ना। जब मेरा इस घर पर कोई हक ही नहीं रहा तो मैं यहाँ रहकर आप लोगों के बीच बोझ क्यों बनूं? आज दोपहर को मैंने राधा भाभी और रचना भाभी की बातें सुन ली थी। आप दोनों कमरे में बैठकर कागज और चाबी छुपा रही थी ना। ये सुनकर राधा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और अपनी अलमारी से वही लाल लिफाफा और स्टील की चाबी निकालकर मनु को थमाती है। दीदी, जरा इस लिफाफे को खोलकर अंदर के कागज तो पढ़ लीजिए। मनु ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक नई कमर्शियल प्रॉपर्टी और दुकान की रजिस्ट्री का कानूनी डॉक्यूमेंट था। जैसे ही मनु ने कागज पढ़ा, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उस कागज पर कुलदीप जी, धीरज और अमित के साथ साथ 1/3 कानूनी हिस्सा मनु के नाम पर रजिस्टर्ड था। ये क्या है पापा? आपका राखी गिफ्ट दीदी। जब हमारी शादी हुई थी तो पापा जी ने हम दोनों को बुलाकर कहा था कि मेरी बेटी मनु ने इस घर को संभाला है। मैं अपने बेटों को जो दूंगा, मेरी बेटी का भी उसमें बराबर का हक होगा। और जानती है दीदी, हमने और राधा दी ने पापा से कहा कि पापा जी, पूछने की बात ही नहीं है। मायके की हर चीज पर पहला हक तो बेटी का ही होता है। और ये चाबी ये चाबी उस नई अलमारी और तिजोरी की है जो हमने आपके कमरे में लगवाई है, ताकि अब जब भी मायके आए अपने हक से अपने घर की चाबी अपने पास रखें। हम दोपहर को छुपाने की बात इसलिए कर रहे थे दीदी, क्योंकि आप इतनी स्वाभिमानी है कि अगर आपको पहले पता चल जाता तो आप मना कर देती। हाँ दीदी, हम तो आपको राखी पर सरप्राइज देने वाले थे। दीदी, मायके में पहला हक बेटी का ही होता है। आप हमसे बिना पूछे रसोई में घुस सकती हैं, हमें डांट सकती है और रात के 12 बजे चुपचाप काजू कतली भी खा सकती हैं। मुझे माफ कर दो आप दोनों। मैं अपनी एक बेवकूफ दोस्त कामिनी की बातों में आ गई थी, जिसने मेरे दिमाग में कचरा भर दिया था। बेटा मनु, बेटी शादी करके ससुराल भले ही चली जाए, पर मायके के प्यार, मान और हक से वो कभी विदा नहीं होती। बेटियां तो इस घर की नींव होती है और मेरे इस नींव पर सबसे पहला हक हमेशा तेरा था, है और रहेगा। मनु ने तुरंत अपना फोन निकाला, अपनी सहेली कामिनी का नंबर मिलाया और फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो मनु, क्या हुआ बहन? तूने दोपहर को फोन किया, बड़ी रोने की आवाज आ रही थी।
तेरी भाभीयों ने कुछ कहा क्या? मैंने कहा था ना अब रोज रोज मायके जाना छोड़ दे। सुन कामिनी, अपनी ये मिर्च मसाला वाली घटिया सलाह अपने पास ही रख। सबकी भाभियां एक जैसी नहीं होती। मेरी भाभियां तो मेरी बहनों जैसी है। उन्होंने मुझे मायके का हिस्सा तो दिया ही, साथ में ऐसा प्यार दिया है जो किस्मत वालों को मिलता है। और सुन, अब से मैं हर महीने मायके आऊंगी और रात को 2 बजे रसोई में जाकर पूरा काजू कतली का डिब्बा अकेले खाऊंगी, समझी? कामिनी बिना कुछ कहे शर्म के मारे तुरंत फोन काट देती है और सब लोग मनु की मासूमियत पर ठहाके मारकर हंसने लगे। ये बारिश के दिन आते ही ना मुझसे तो भाई घर पर रहा ही नहीं जाता। बारिश के दिनों में आवाराओं की तरह भटकना मेरे बचपन की आदत है। और मेरी ये आदत पहले ना पापा ने, और फिर भाई ने, और फिर अब पति ने, और अब बेटे ने बरकरार रखी है। मेरा बेटा तो मानसून शुरू होने से पहले ही कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर हमारी बुकिंग करवा लेता है। प्रीतम, तुम और तुम्हारे घूमने के किस्से हम अच्छे से जानते हैं, और अब तुम्हारे साथ साथ रहकर मुझे भी बारिश के मौसम से, हरियाली से, प्रकृति से प्यार हो गया है। मुझे भी ना अब कहाँ घर पर रहा जाता है। लेकिन मैं तुम्हारी जितनी किस्मत वाली नहीं हूँ। कोई खुद से मेरे लिए ट्रिप अरेंज ही नहीं करवाता। लेकिन मैं थोड़ी ना चुपचाप बैठने वालों में से हूँ। मेरे बेटे को तो उसके डॉक्टर की किताबों से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन मैं मैं अपने पति से लड़ झगड़ कर बारिश के दिनों में एक ट्रिप अरेंज करने के लिए उन्हें जैसे तैसे मनवा ही लेती हूँ। अब ये भी मानसून भी शुरू हुआ है, लेकिन पिछले 1 महीने से वो ऑफिस से जब भी आते हैं तो बस मैं उनके पीछे एक ही रट लगाए घूमती फिरती हूँ जी कि मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है। और मुझे पता है, अगर मैंने सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दिया, एक बार अगर मायके चली गई और लगातार 8 दिन तक रूठ कर बैठ गई ना, तो मेरे पति देव भी आराम से ही मान जाएंगे। और हर बार की तरह इस बार भी मानसून के लिए हमारी ट्रिप तो हो ही जाएगी। बस ये बारिश कम हो जानी चाहिए थोड़ी सी। अरे राधिका, तुम और तुम्हारी नौटंकी के किस्से मेरे घूमने जाने के किस्सों से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे पति देव, मतलब हमारे जीजा जी जल्दी से मान जाए, ताकि अलग अलग ही सही लेकिन हम सब सेम टाइम पर बारिश ट्रिप का मजा लेते रहे। क्या बोलती हो तुम? अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारे तो प्लान फिक्स है गायत्री। इस बार तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या घूमने का, फिरने का, कहीं जाने का? हाँ हाँ। राधिका जैसे ही गायत्री से सवाल करती है, गायत्री थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। हर शाम गायत्री और उसकी कुछ सहेलियां मंदिर के बाहर एक छोटा सा गार्डन था, वहां पर मिला करती थी। दिन भर की बातें और फिर इधर उधर की बातें, इसी में उनकी शाम बीत जाती थी। आज उनके शाम की मुलाकात का विषय था बारिश के दिन और बारिश के दिनों में घूमने जाने के क्या क्या प्लान है। वैसे तो महिला मंडल के इस ग्रुप में गायत्री हमेशा सबसे ज्यादा बड़बड़ करती थी। वैसे तो सभी महिलाएं अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी, एक दूसरे का सुख दुख भी अच्छे से समझ पाती थी। ना कोई किसी को कम समझता था, ना ही कोई किसी को ज्यादा। लेकिन फिर भी सबसे मैं ही ज्यादा अच्छी हूँ, ये बात हमेशा लोगों को दिखाने की गायत्री की आदत भी लग गई थी। अरे क्या हुआ गायत्री, आज तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? हर रोज तो सबसे ज्यादा तुम ही बोलती हो, लेकिन आज क्या घर पे कुछ हुआ है क्या? घर पर क्या होगा, मेरा बेटा भगवान की दया से अच्छा खासा कमाता है, पति की पेंशन आती है, और रही सही अब बहू भी, वो भी ब्यूटी पार्लर चलाती है। मेरे घर पर टेंशन नहीं है। वो तो बस आप लोग बातें कर रहे थे तो बस मैं आपकी ही बातों में खो गई थी। वैसे क्या पूछ रही थी राधिका तुम मुझसे? हाँ, अरे हम कब से घूमने जाने के प्लान्स बता रहे हैं। हर एक चीज में मैं तुमसे हमेशा सबसे आगे रहती हूँ ना, बस इसीलिए मुझे अच्छे से पता है कि तुमने भी बारिश के दिनों में कहीं पर घूमने जाने का प्लान जरूर से बनाया होगा, है ना? अरे अरे अरे, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मतलब आप सब लोग घूमने और मैं घर पर बैठकर सिर्फ आप लोगों के स्टेटस और स्टोरी देखती रहूं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हम भी अगले हफ्ते जा रहे हैं ना महाबलेश्वर, पूरे 8-10 दिनों के लिए। बस हम भी जाने वाले हैं। ट्रिप का प्लान मेरे बेटे ने कर ही लिया है। वाह वाह, महाबलेश्वर! मैंने सुना है वहां का सनसेट बहुत ही अच्छा होता है। हाँ गायत्री, तुम्हारा इस बार का प्लान तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, प्लान तो बढ़िया है, लेकिन गायत्री तुम और तुम्हारे घर वाले न्यूज नहीं देख रहे हो क्या? अभी वहां पर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश के दिनों में महाबलेश्वर घूमने के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर ज्यादा बारिश हो तो उस तरफ जाना अच्छा नहीं होता है। तुमने सब कुछ अच्छे से चेक तो कर लिया है ना? अरे मेरा बारिश के दिनों में घूमने जाने का प्लान और जगह तुम्हारे प्लान और जगह से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये देखकर तुम्हें जलन हो रही है ना? हाँ हाँ बोलो।
इसलिए तुम बारिश का बहाना बनाकर मेरा घूमने जाने का प्लान कैंसिल करने के लिए लगता है मुझे मजबूर कर रही हो। बोलो बोलो। अरे अरे, मैं कौन होती हूँ तुम्हारा घूमने जाने का प्लान कैंसिल करवाने वाली? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि मैंने कल ही देखा है महाबलेश्वर में अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। पर्यटकों को वहां न जाने की चेतावनी भी दी गई है। और तुम्हारा बेटा अथर्व, वो तो पढ़ा लिखा होशियार है। मैं अच्छे से जानती हूँ इन दिनों वो तुम्हें ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं लेकर जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने ये प्लान कैसे बना लिया। अरे, अभी अभी तुमने कहा ना कि मेरा बेटा समझदार और पढ़ा लिखा है। उसने जो भी सोचा होगा वो सोच समझ कर ही किया होगा। इसलिए ये मुफ्त की सलाह देने के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। लेकिन फिलहाल अपनी ये सलाह तुम अपने पास रखो, समझी तुम? अपनी सहेलियों के सामने गायत्री बड़े ही जोश में कह देती है कि गायत्री अगले हफ्ते अपने परिवार के साथ महाबलेश्वर घूमने जाने वाली है। जब प्रीतम उससे कहती है कि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तब वो प्रीतम के ऊपर गुस्सा हो जाती है और प्रीतम को बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। उस प्रीतम को क्या लगता है, घूमने के लिए सिर्फ वही जा सकती है क्या? हम भी जा सकते हैं, लेकिन इस बार हम घूमने नहीं जाने वाले हैं। और मैं सभी सहेलियों के बीच में झूठ बोल कर आई हूँ। अगर मैं अथर्व से कहूंगी कि घूमने जाने के बारे में अगर मैंने उसे बताया तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। कहेगा माँ अभी अभी तो रिनोवेशन का इतना खर्चा हुआ है, ऑफिस भी तो होता है, लेकिन अगर हम घूमने नहीं जाएंगे तो सभी सहेलियां मुझे झूठा कहेंगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, घूमने तो इस बार जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हर बार की तरह वो प्रीतम का तेवर सबके सामने बढ़ जाएगा। अथर्व और अथर्व के पापा तो गए, अब मुझे इस मुसीबत से बस बहू ही निकाल सकती है। बहू से बात करके देखती हूँ, शायद कुछ हो पाए इस बार। मुझे उनके सामने रोना पड़े तो भी मैं रो लूंगी, लेकिन मैं घूमने जाकर ही रहूंगी, नहीं तो सभी सहेलियां मुझे झूठा कहेंगी। घूमने जाने का कुछ भी प्लान गायत्री और उसके घर वालों ने बनाया ही नहीं था, लेकिन बेवजह सहेलियों के सामने बढ़ा चढ़ाकर गायत्री अपना घूमने जाने का प्लान बताती है, सिर्फ इसलिए ताकि सहेलियों को ये ना लगे कि इसका बेटा इसे कहीं पर घुमाने नहीं लेकर गया। झूठ तो बोल दिया था, लेकिन अब उसे झूठ को सच्चाई में कैसे बदला जाए, ये बात गायत्री के भी समझ में नहीं आ रही थी। घर जाने के बाद गायत्री खुद से बड़बड़ाने लगती है। बहुत सोचने के बाद उसे इस मुसीबत से सिर्फ उसकी बहू रोशनी ही निकाल सकती थी, ऐसा उसे लगता है। और वो बहू के पास चिल्लाते हुए पहुंच जाती है, रोशनी, ओ रोशनी! क्या मामा जी, कब से आप बहू बहू कह रही हैं? पार्लर में क्लाइंट थे, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हुई है? गायत्री बहू, वो मुझे घूमने जाना है। घूमने जाना है? यूं अचानक? पिछले महीने आपने कहा था घूमने जाने के बारे में। आपको पता है ना माँ जी, अथर्व ने कितने ज्यादा लेक्चर दिए थे आपको, फिर भी आपको घूमने जाना है? पता है मुझे, अगर मैं अथर्व के सामने घूमने जाने की बात कहूंगी तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, इसलिए बहू मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सब लोग बारिश के दिनों में घूमने जाते हैं, बस हम ही कहीं पर नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को उसके लैपटॉप के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इस बार वो नहीं आएगा तो भी मैं घूमने के लिए जाऊंगी, बस उसे घूमने जाने की परमिशन मुझसे चाहिए, और वो मुझे तुम निकाल कर दोगी। मैं? हाँ तुम। नहीं नहीं माँ जी, मैं बात नहीं कर सकती अथर्व से इस बारे में। अगर आप बात करोगी तो वो कम गुस्सा होंगे, लेकिन अगर मैं बात करूंगी तो आपका और मेरा मिलकर पूरा का पूरा गुस्सा वो मेरे ऊपर ही निकाल देंगे। बहू, मेरी मजबूरी को तुम समझने की कोशिश करो। वो हुआ यूं है कि मंदिर के पास वाला जो गार्डन है ना, वहाँ हर रोज हम सब सहेलियां मिलते हैं। वहाँ मुझे पता चला कि मेरी सहेली प्रीतम और राधिका घूमने के लिए जा रहे हैं। उनका तो घूमने का प्लान भी रेडी है, बस वो मेरे सामने अपने पति और बहू की तारीफ कर रही थी, तो मैंने बिना झूठ मूठ में कह दिया कि अथर्व इस बार और मेरे पूरे परिवार को महाबलेश्वर घुमाने लेकर जा रहा है और हम अगले हफ्ते निकल रहे हैं। एक एक करके गायत्री गार्डन में जो भी बातें हुई वो सब कुछ अपनी बहू रोशनी को सुना देती है। सास की सभी बातें सुनने के बाद रोशनी अपना हाथ माथे पर मार लेती है। हे भगवान माँ जी, आपको क्या जरूरत थी सबके सामने झूठ बोलने की? घूमने जाने के बारे में हमारी पहले भी बात हुई थी। अथर्व इस बार हमें कहीं पर भी घुमाने नहीं ले जा रहे हैं, और आपने जगह भी क्या बताई, महाबलेश्वर। अरे माँ जी, आपको पता भी है वहां पर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। घूमने जाना, वो भी महाबलेश्वर, मुमकिन नहीं है, वो तो नामुमकिन है माँ जी। क्या वो, क्या तुम भी ना, मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी बताई, फिर भी तुम मेरी बात समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही हो? अगर हम घूमने नहीं गए तो मेरी सभी सहेलियां मुझे झूठी कहेंगी। मेरी किसी भी बात पर वो ना आगे से कभी भी विश्वास नहीं करेंगी।
मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ माँ जी। जोश जोश में अपनी इज्जत रखने के लिए आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन इस बार मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि महाबलेश्वर की स्थिति अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो स्थिति देखकर अथर्व भी ना महाबलेश्वर जाने के लिए बिल्कुल मना कर देंगे माँ जी। ठीक है, तो तुम भी मेरी मदद नहीं कर रही हो तो मैं अथर्व से बात कर लूंगी खुद ही। अगर वो ना कहेगा तो मैं अकेले ही महाबलेश्वर निकल जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं बारिश के मौसम में जरूर से जाऊंगी। मैं उस प्रीतम को दिखाकर ही रहूंगी कि हम भी घूमने के लिए जा सकते हैं, सिर्फ वो नहीं जा सकती, समझी तुम बहू? रोशनी गायत्री को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गायत्री ने इस बार ठान लिया था कि वो घूमने जाकर ही रहेगी। शाम को अथर्व घर पर आता है। खाने के बाद गायत्री अथर्व के सामने बैठ जाती है और उसके घूमने जाने की रट फिर से शुरू हो जाती है। माँ, पहले तो आपने झूठ बोला, ऊपर से अब मेरे मना करने के बावजूद भी आप घूमने जाने की जिद कर रही हैं। आपको पता भी है ऐसी स्थिति में महाबलेश्वर जाना हमारे लिए कितना महंगा पड़ सकता है। वहां लगातार बारिश हो रही है और बारिश और कितने दिन चलेगी हमें ये भी नहीं पता। आपको किसी के भी सामने कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था। बस मन में आया और बोल दिया। हम घूमने नहीं जा सकते। तुम्हें मेरी बात नहीं माननी बेटा तो मत मानो, लेकिन मैं अपनी सहेलियों के सामने झूठी साबित खुद को नहीं होने दे सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ, मेरी इज्जत नहीं रखनी तो ना सही, मैं अपनी इज्जत खुद रख लूंगी। मैं घूमने जाने की तैयारी कर रही हूँ और अगले हफ्ते मैं महाबलेश्वर घूमने जाकर ही रहूंगी। रोशनी तो दोपहर से गायत्री को समझा ही रही थी। जब अथर्व को पता चलता है कि गायत्री महाबलेश्वर घूमने जाने की जिद पकड़कर बैठी है, तब अथर्व भी गायत्री को समझाने की कोशिश करता है। पहले गायत्री को घूमने जाने के लिए वो मना करता है, लेकिन गायत्री उसकी एक भी नहीं सुनती। जब अथर्व मना कर देता है, तब गायत्री ने अकेले महाबलेश्वर जाने की तैयारी कर लेती है। गुस्से में वो अपने कमरे में चली जाती है और अपनी साड़ियां निकालने लगती है। उसके बाद भी रोशनी और अथर्व गायत्री को मना करते हैं। अगले 4-5 दिनों तक गायत्री का रोना धोना, जिद करना, घर में तमाशा करना लगातार शुरू रहता है। फिर परिवार के सभी सदस्य गायत्री के सामने हार जाते हैं और अंत में उसकी बात मान लेते हैं। अथर्व, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन आप माँ को देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल जिद पर उतर आई है। मुझे नहीं लगता इस बार वो हमारी बात सुनने वाली है। महाबलेश्वर में बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन शायद अगले हफ्ते बारिश कम हो जाए, और नहीं भी हुई तो हम घर से निकल जाएंगे, क्योंकि हम घर से निकल जाएंगे तो माँ जी का गुस्सा कम से कम शांत हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि कम से कम हम उनकी बात तो मान रहे हैं। फिर बारिश का अंदाजा लेते लेते हम आगे निकल जाएंगे। क्या बोलते हैं आप? हाँ रोशनी, तुम सही कह रही हो। माँ के सामने तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। एक काम करो, तुम महाबलेश्वर जाने की तैयारी करो। मैं अभी जाकर माँ को हाँ करके आता हूँ। 4-5 दिन का झगड़ा, जिद करना, मुंह लटकाकर बैठना, ये सब नाटक करते करते जैसे तैसे गायत्री अपने बेटे को मना ही लेती है। वैसे तो अथर्व का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन माँ के आगे बेचारा कुछ नहीं कर पाता। 2 दिन के बाद गायत्री अपने पूरे परिवार के साथ महाबलेश्वर जाने के लिए घर से निकल जाती है। बारिश के दिन थे, इसलिए अथर्व अंधेरा होने से पहले किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना चाहता था, इसलिए वो सुबह सुबह ही घर से निकल जाता है। श्रीमती जी, मानना पड़ेगा आपको, कितना वो नाटक, कितना वो रोना धोना, लेकिन अंत में आपने अपनी बात हमसे मनवा ही ली। आपके कहने पर हम बारिश के दिनों में महाबलेश्वर की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना है हमारी ये यात्रा सुरक्षित हो। आप कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मन ही मन आपको भी घूमने जाना था, इसलिए जब बात बेटे को मनाने की आई तब आपके मुंह से भी एक भी शब्द नहीं निकला। और आप अभी कैसे गाड़ी में आकर बैठ गए हैं? अरे मैं कहाँ, वो तो पापा, अब आप यूं झगड़ा बंद कीजिए। अब घर से निकल ही गए हैं तो गाड़ी के बाहर देखो कितनी हरियाली है। इस हरियाली का और प्रकृति का आनंद लीजिए। मुझे पता है आपको हरियाली देखकर मन ही मन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो ना, जैसे जैसे हम शहर से दूर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बारिश बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये देखो, अभी भी महाबलेश्वर में बारिश चालू ही है। बारिश की वजह से इंटरनेट कनेक्शन भी काफी ज्यादा कम हो गए हैं और ये देखो मैप भी कम काम कर रहा है। और वो देखो सामने ना एक होटल है, मुझे लगता है हमें वहीं पर रुक जाना चाहिए। बहू, तुम बेवजह मेरी बेटी को मत डराओ। मेरा बेटा बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, वो मेरा बेटा है। बेटा एक काम करो, तुम आगे चलो और आगे कोई होटल मिलेगा, हम वहीं पर रुक जाएंगे। अभी शाम होने में काफी समय बाकी है, रात में ना सही लेकिन सुबह तक तो बारिश पक्का रुक ही जाएगी। शहर से दूर आते ही मैप ने काम करना बंद कर दिया था। आगे का रास्ता दिख नहीं रहा था। बारिश भी लगातार शुरू थी।
रोशनी अथर्व को सामने दिखाई दे रहे होटल के रूम में रुकने के लिए कहती है, लेकिन अभी भी गायत्री किसी की नहीं सुनती। अथर्व को गाड़ी चलाने के लिए कहती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, बारिश और भी ज्यादा तेज होती जाती है। अब सबके फोन की बैटरी भी काफी ज्यादा खत्म हो गई थी। रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग अंधेरा सा हो गया था। तभी सामने से अथर्व को अपने पास में एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अथर्व उस गाड़ी को हाथ देकर रोकता है। माँ, मैंने कहा था आपसे, बारिश के दिनों में घर से निकलना सुरक्षित नहीं होता, और इतनी तेज बारिश में तो बिल्कुल नहीं। आपने हमारी एक नहीं सुनी। महाबलेश्वर की ओर जाने वाले सभी रास्ते सरकार ने बंद कर दिए हैं। जितनी भी गाड़ी आगे गई हैं, पुलिस वाले वहां से वापस कर रहे हैं। हे भगवान, आप क्या कर रहे हो? आप अब तो काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है। आजू बाजू में पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अर्थो बेटा, तुम एक काम करो, गाड़ी वापस ले लो। हम हमारे शहर चलते हैं, या फिर नजदीक यहाँ कोई होटल होगी तो वहां रुक लेंगे। हाँ बेटा, चलो वापस। इतने अंधेरे में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और अब मुझे भूख भी लग गई है। घर से जो कुछ भी लाए थे उसमें से आधा तो अब खत्म ही हो गया है। पापा जी, अब हम वापस नहीं जा सकते। हम महाबलेश्वर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर हैं और अभी हम जिस पुल से वापस आए हैं वो पुल भी बारिश की वजह से टूट गया है। जब तक पुल का काम नहीं हो जाता तब तक हमारा जाना अब सुरक्षित नहीं है पापा जी। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग। अब हम क्या करें? ये आपको घर से निकलने से पहले सोचना चाहिए था। खुद तो फंस गई सड़क किनारे और हमको भी फंसा दिया। मैंने सुना है इस जंगल में चीता, बाघ और अन्य जंगली प्राणी भी होते हैं। अथर्व, क्यों डरा रहे हो बेटा? मुझे घर जाना है। बारिश इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बारिश की वजह से पुल भी टूट गया था। न आगे जा सकते थे और न ही पीछे सड़क के किनारे। अथर्व गाड़ी रोकता है। सब लोग गाड़ी में बैठे थे। अथर्व उतरकर इधर उधर देखने लगता है। तभी सड़क के किनारे उन्हें 4 दीवारों का एक घर दिखाई देता है। देखने से तो वो जंगल के अधिकारियों का ऑफिस लग रहा था। वहीं पर वो गाड़ी पार्क करके गायत्री और उसके सभी परिवार वाले उस ऑफिस के अंदर जाते हैं। वहां पहले से ही कुछ लोग रुके हुए थे। साथ में लाया हुआ नाश्ता खाकर उस रात को सब लोग सो जाते हैं। बारिश की वजह से ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन ओढ़ने के लिए 2 शॉल के अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं था। अगले दिन सुबह बारिश थोड़ी कम हो जाती है। पुल का काम कितना चल रहा है ये देखने के लिए अथर्व और वहां पर रुके हुए कुछ लोग पुल तक जाते हैं। वहां जंगल में फंसे लोगों के लिए खाना दिया जा रहा था। वो खाना लेकर अथर्व फिर से ऑफिस में आता है। जितना भी खाना आया था उस खाने में थोड़ा थोड़ा सा सब लोग गुजारा कर लेते हैं। पुल का काम होने में भी अभी 2-4 घंटे बाकी थे। अपनी जान मुट्ठी में लेकर तब तक सभी लोग वहीं पर ऑफिस में बैठे रहते हैं। फिर जंगल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पुल थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं और तभी सभी सुरक्षित वहां से बाहर आ जाते हैं। अब बारिश भी कम हो गई थी, इसलिए अथर्व गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और कुछ ही घंटों में सभी लोग सुरक्षित घर पर लौट जाते हैं। सब सुरक्षित घर आ तो गए थे, लेकिन गायत्री अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो रात गायत्री को काफी कुछ सिखा कर गई थी। वापस लौटने के बाद 2 दिन गायत्री कमरे से बाहर नहीं निकलती, इसलिए रोशनी उसके कमरे में चली जाती है। माँ जी, आप अपने कमरे में बैठी हुई हैं। देखिए ना, बाहर कितनी ज्यादा अच्छी धूप है। चलिए हम कहीं घूम कर आते हैं। ना बाबा ना, इस जन्म में तो मैंने घूमने से हाथ जोड़ लिए हैं। और तुम दोनों भी ना बारिश के मौसम में कहीं पर घूमने मत जाना, क्योंकि बारिश के दिनों में घूमने जाना सुरक्षित नहीं होता है। और अगर जाना भी हो तो बारिश का अंदाजा लेकर ही जाना चाहिए। प्रकृति का आनंद लेने से भी बहुत गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सुरक्षा होना। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था। ज्यादा बारिश होने के कारण सबके मना करने के बावजूद भी घूमने जाने की जिद करने वाली गायत्री बाहर लगातार होने वाली बारिश से इतना ज्यादा डर गई थी कि बाहर धूप होने के बावजूद भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो चीज अथर्व रोशनी उसे समझाकर थक गए थे वही चीज अब गायत्री समझने लगी थी। गायत्री का ये हाल देखकर रोशनी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी और उसे वो एक कहावत याद आती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।